श्री गोपाल
कभी भगवान को सोते हुए नहीं देखा, कभी नाचते हुए नहीं देखा। ऐसा क्या होना चाहिए कि भगवान आए हमारे बुलाने पर और हम सुलाए तो सो भी जाए, हम खाना खिलाए तो खाएंगे। ऐसी कैसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा सार इस भजन में है। हम सबको पता है, आप सभी को आता होगा। कृपया मेरा बाई मीरा के जैसे बुलाते नहीं, बाई मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। कृष्ण दामोदरम
किसी को भी अलग न समझना और सबको अपना समझ के बात करने की कला शायद उन्हीं में थी। एक ऐसा इंसान जो हमेशा लोगों से घिरा रहा, वो आज हमारे बीच नहीं है, बट फिर भी वो हमारे मन में, हमारे दिलों में और हमारे तौर तरीकों में जिंदा रहेंगे। उन्होंने जो हमें जीवन का पाठ पढ़ाया है वो हम सदा याद रखेंगे और उसे आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग ना बनते हैं और शायद ना और बनेंगे। अब हम ये दीप जला के आशा कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ऐसे इंसान थे जिनको पापा का सुबह का पहला कॉल जाता था, काम हो या और कोई बात, वो हमेशा उनको कॉल करके उनका हालचाल लेते थे। तो अब मैं चाहूँगा कि दीपक का स्टेज पे आए और 2 शब्द। नमस्कार, मेरा एसोसिएशन विनोद जी से लास्ट 10 ईयर्स से है। वैसे मैंने बहुत सुना था कि जुगसलाई में विनोद अग्रवाल बोल के सज्जन है, बहुत ही दबंग, बहुत ही पावरफुल आदमी है। तो मैं सोचता था कि कभी न कभी उनसे मुलाकात होगी। क्या पता था कि हम लोग डेली इंटरेक्शन करने वाले पार्टनर बन जाएंगे। हमेशा विनोद जी को मैंने अपने बड़े भाई की तरह ही देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं उनमें जो अच्छाइयाँ तो भरी हुई हैं, बट उनमें कुछ जो अच्छाइयाँ मैंने देखी और मैंने सीखी, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला था कि स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हम लोग बहुत सोचते थे डिसीजन लेने में कि ये डिसीजन लें कि नहीं लें, क्या होगा नहीं होगा, रिस्क उठाएं नहीं उठाएं, किसी बिजनेस में हो जाए और किसी चीज़ में हो। हम लोग सोचते ही रह जाते थे और लोग आगे निकल जाते थे। ये उनमें बहुत बड़ी एक खूबी थी कि अगर जो सोच लिया कि हमको ये करना है तो ये करना है, और वो जानते थे कि मैं जो ये कर रहा हूँ तो शायद अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ और रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव आया। तो ये एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ उनमें थी जो हमने उनसे सीखी। दूसरी चीज़ की क्वालिटी पे कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा जो भी उन्होंने परचेजिंग की, चाहे वो कपड़े खरीदना हो, सेलफोन खरीदना हो, फैक्ट्री में मशीन लेनी हो, कुछ भी हो, जो बेस्ट अवेलेबल है वो हमको लेना है, प्राइस चाहे जो भी लग जाए। ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी कि कभी भी किसी भी क्वालिटी में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा सच्ची बात बोलना पब्लिक में बड़ा कभी किसी को डर लगता है कि अगला सामने वाला क्या समझेगा, बट उनका जो गट्स था, उनके जो अंदर में जो भी उनके विचार थे, किसी भी पब्लिक फोरम में बोलने में उनको ज़रा भी झिझक नहीं होती थी। हम लोग टाटा मोटर्स की मीटिंग में मंथली जाते थे, तो वही थे जो कि सबसे पहले अपना जो भी जेन्युइन पॉइंट्स था बोलते थे। और इनफैक्ट अगर वो कुछ नहीं बोलते थे तो कोई ऑफिसर टाटा मोटर का बोलता था, क्या बात है विनोद जी, आज तबीयत खराब है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप। तो हमेशा वो मीटिंग्स में अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से रखना ताकि अगले को समझ में आए कि हमारे क्या ग्रीवांसेस हैं। तो कभी भी ये किसी से डरे नहीं कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला कौन है। जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो बोलना है। हेल्पफुल एटीट्यूड। यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, विनोद जी को जो जानते हैं, इनसे बड़ा हेल्पफुल पर्सन तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। किसी से जान पहचान हो नहीं हो, किसी को नहीं भी जानते हो,
बट आगे से आगे बढ़कर उसके लिए काम करना, ये एक बहुत बड़ी कला थी उनमें। ये भी हमने उनसे हमेशा सीखा। आउट ऑफ द वे जाकर अगर कोई जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है तो उसको किसी भी कॉस्ट पर उस जिम्मेदारी को निभाना है। मुझे याद है कि आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में एक बार उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि ऑटो क्लस्टर को और प्रेजेंटेबल बनाना है। अपना खुद का पर्सनल काम छोड़ के वो 15 दिन 20 दिन तक 24 घंटे ऑटो क्लस्टर के प्रांगण में बैठे रहे, जब तक कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई वो बखूबी निभा दी गई। वो हम लोग बोलते भी थे कि आप इतना क्यों समय यहाँ लगा रहे हैं। नहीं, मैंने एक जिम्मेदारी ली है तो मुझको इसको अच्छी तरह से निभाना है। ये उनमें बहुत बड़ी खासियत थी। बहुत लोग बोलते थे कि विनोद अग्रवाल का नाम होना चाहिए था विनोद सिंह। जो राजपूतों की जो शान होती है, जो उनका अंदाज होता है, वही था उनमें। किसी को हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने कोई गलत चीज कर दे, कभी उनको बर्दाश्त नहीं होने वाला था। और गट्स था उनको। अगर मुंह से बोलना है तो मुंह से बोल के सामने वाले को कन्विंस करते थे। और भी कोई तरीका हाथ में आना होता था तो वो भी कर लेते थे, लेकिन अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको उनको सही करना है। ये बहुत बड़ी खासियत थी उनमें। इंजीनियर पार एक्सेलेंस। विनोद जी इंजीनियर नहीं थे, लेकिन अच्छे इंजीनियर्स को उन्होंने सिखा दी कि इंजीनियरिंग क्या होती है। फैक्ट्री में आने के बाद आपको पता था कि वो टेक्सटाइल के ट्रेड में थे, उसके बाद जो वो इंडस्ट्री में आए, उसके बाद जो उन्होंने पिकअप किया, अच्छे लोग उनसे सीखते थे कि विनोद जी आप ये बताइए कि ये इसमें मैं क्या करूँ, उसमें मैं क्या करूँ। टेक्निकल इनपुट्स जो होते हैं, बहुत ही बड़ी खूबी थी उनमें कि कैसे उन्होंने सीख लिया पता नहीं। मैं भी कभी कभी सोचता था कि ये तो विनोद जी, मैं इंजीनियर हूँ, बट मैं सोचता था ये तो हमको सिखाते रहते हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखी जो मैंने शायद इंजीनियरिंग पढ़ी भी नहीं थी। इन्होंने कहाँ से कला पिकअप की पता नहीं। टीम वर्क, टीम को साथ लेकर चलना कोई विनोद जी से सीखे। चाहे वो घर में टीम वर्क हो, चाहे वो फैक्ट्री में टीम वर्क हो, चाहे वो किसी एनजीओ में, सामाजिक संस्थाओं में जो जुड़े हुए हैं। आपको पता था कि बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं में जुड़े हुए थे। टीम को लेकर कैसे चलना है, सबसे कैसे काम करवाना है, कैसे बखूबी किसी काम को करना है, ये उनसे सीखना चाहिए। और लोग इज्जत भी उनकी करते थे। उन्होंने अगर कोई चीज़ बोल दी तो फिर हम लोग किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बात को हम लोग काट सके, क्योंकि हमें मालूम था कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ऐसा उनका अपना एक रुतबा था सही डायरेक्शन में। किसी भी परिस्थिति में और किसी भी चीज़ को कभी ना करने की उनकी आदत नहीं थी। आप उनको किसी 5 स्टार होटल में बोलिए रुकने के लिए, वो रुक जाएंगे। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी होटल में हम लोग एक बार रुके हुए, मैं उनको बोला कि आपको तकलीफ होगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अडेप्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी खासियत थी। और किसी भी काम को छोटा नहीं समझना। कुछ भी काम उनको बता दीजिए। हम लोग को लगता था कि आप ये काम क्यों करें, देखिए क्या लोग सोचेगा आपके बारे में। नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी खासियत थी उनमें। पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं 2-3 लाइनें गजल की सुना के खत्म करूंगा। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। थैंक यू। वो अपना छोटा भाई ही मानते थे।
और विनोद देवता जी भी उनको उतना ही आदर और सम्मान करते थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कृपया यहाँ पे आए और 2 शब्द से। अभी बोलते थे चाचा जी को मैं भाई मानता था, मैं भाई नहीं पिता मानता था। जब बाबूजी की तबीयत खराब हुई और उन्होंने रात दिन कभी नहीं समझे कि ये अलग है। उन्होंने जितनी सेवा बाबूजी की वो शायद हम भी नहीं कर पाए। और वो चाचा जी नहीं थे, जब मुझे कोई भी मुसीबत आई मेरे साथ हर टाइम खड़े थे और इतना कम समय में पूरे परिवार का साथ, मेरे पिता के तुल्य होने के बाद सेकेंड बाबूजी जी थे जो मैं इतने कम समय में वो हमें छोड़ के चले गए। कभी भी कोई कार्य था आधी रात को भी मेरे साथ जाते थे। प्लांट जब हमने प्लांट नया लिया बाबूजी नहीं रहे, चालू करने में दिक्कत आ रही थी। बोले बेटा तुम चिंता काहे करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले साथ इतना जल्दी छूट गया। बोलने को बहुत कुछ है पर मैं और कुछ बोल नहीं पाऊंगा उनके लिए। वो मेरे भाई नहीं, मेरे पिता ही थे। जितनी भी मैं उनको बोलूँ मुझे कम ही बोलने के लिए। थैंक यू विनोद भैया। अब मैं बुलाना चाहूँगा इंदर अंकल को। इंदर अंकल पापा के काफ़ी खास दोस्त हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो क्लस्टर हो, एशिया हो या बाराती घाट का कोई काम हो, इन्होंने मिलके हर जगह खूब काम किया है। आई एम श्योर इंदर अंकल के पास बहुत सारी स्टोरीज इनको बताने के लिए, तो आप कृपया यहाँ पे हैं। अभी दीपक एक गजल के माध्यम से विनोद भैया के बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दिया। दिमाग को समझाऊं तो दिल नहीं समझता, दिल को समझाऊं तो आंख रो पड़ती है। क्योंकि विनोद भाई जैसे लोग कब अपने बन जाते हैं। दीपक ने जैसा बताया था, यूं ही चलते फिरते दिल में बस जाते हैं और एक पल में न जाने क्यों हमें छोड़कर चले जाते हैं। विनोद भाई, दीपक आप बता रहे थे कि ऑटो क्लस्टर को रिनोवेट करना था। नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री तत्कालीन रघुवर दास जी ने उस समय एक चुनौतीपूर्ण कार्य एशिया को दिया था। हम ठाकुर जी, परवीन, संजय, संतोष एक साथ बैठे और एक बड़ी पहाड़ी थी। पहाड़ को काटना मतलब पहाड़ जैसा ही कार्य था। विनोद भाई उस समय ठाकुर भाई साहब को बोले, ठाकुर जी आप चिंता मत कीजिए, ये काम मेरे पर छोड़ दीजिए। वस्तुतः विनोद भैया के नजदीक में उसी समय हुआ। जब देखते रात 11 बजे तक वो काम करा रहे हैं, सुबह 5 बजे आ जा रहे हैं। क्या गजब इच्छा शक्ति थी और कार्य के प्रति निष्ठा। अगर निष्ठा सीखनी है तो विनोद भाई जैसे व्यक्तित्व से हमें सीखनी चाहिए। ये फोटो देखने से मेरे को लग नहीं रहा है कि विनोद भाई हमारे बीच में नहीं है। ऐसे लग रहा है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे को तो बाली सुग्रीव का, जब सुग्रीव मार खा के जाता है, राम को बोलता है, राम पहचान नहीं पाते हैं, तो राम दोबारा उसको माला देके बोलते हैं, मैं हूं ना।
तो एशिया के लिए तो विनोद भाई वही थे। हर मशीन लेना हो, कोई नया काम करना हो, कहीं कोई परेशानी हो, एक ही चीज बोलते मैं हूं। ये मैं हूं शब्द में जो ताकत थी, उसका वर्णन शब्दों में करना संभव है। पार्वती घाट का काम, रात में 11 बजे फोन करते, इंदर ये दिक्कत हो गया, तुम थोड़ा आओगे क्या हुआ? तो बोले ब्राउन शुगर पीने वाले लोग कुछ बदमाशी कर रहे हैं। रविशंकर शुक्ला डीसी थे, मैंने उनसे बात की तो बोले इंद्र जी आप पहुंचिए, मैं पुलिस भेजता हूँ। उसके बाद में, उसके पहले ही अमित कुमार जब डीसी थे तो हर 2 दिन 3 दिन के बाद में इंद्र जी पार्वती घाट की अगर बाउंड्री हो जाएगी तो जो पार्वती घाट नजर आ रहा है, उस पार्वती घाट की बाउंड्री अगर किसी का प्रयास था तो विनोद भाई का था। अमित कुमार डीसी बोले यार ये तो इतना कोई अपने पर्सनल निजी काम के लिए भी नहीं दौड़ता जितना विनोद जी आप बार बार दौड़ रहे हैं, लेकिन मेरे डीसी रहते रहते भी ये आपका काम करवा के चाहूंगा। औद्योगिक क्षेत्र की तो एक आने वाले समय के लिए शक्ति थी। एक इंडस्ट्री में गणेश महाली जैसे नेता है भाजपा के, लेकिन दबंग नहीं है। कुछ दिक्कत हुआ तो विनोद भाई बोले कि इंदर तुम एक बार आ जाओ। हम लोग गए तो गणेश से बोले यार तुम सार्वजनिक काम करो और ये इस प्रकार का दबंगाई का काम मत करो। तो बोले आप क्या मदद कर सकते हैं? तो बोले आप जो बोलेंगे वो मदद करेंगे। कांडला के आगे स्थानीय लोगों को एक शमशान घाट है। 10 दिन बैठ के उस शमशान घाट में बैठने के लिए कोई जगह नहीं था। लोग अंतिम यात्रा में जाते थे और खुली धूप में बैठना पड़ता था। वहां एक चापाकल और एक टीना सेट, ये उनका एक अदम्य इच्छा शक्ति और साहस था। मतलब उस गांव के लोग बोले कि इंडस्ट्रियल एरिया में तो बहुत लोग आए, हम लोग को बहला देते हैं, फुसला देते हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार बोल के मेरा कुछ काम किया है। उनकी स्मृतियों को ताजा करना हमको लगता है रिश्ते, दोस्ती, संबंध ये मुफ्त में मिल जाते हैं, लेकिन इनकी कीमत तो तभी मालूम चलती है जब ऐसे लोग धरती से विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं। बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि। अब मैं आखिर में बुलाना चाहूँगा पवन अंकल को, जो कि पापा के सबसे पुराने दोस्तों में से एक हैं। पवन अंकल पापा के फ्रेंड कम फैमिली ज़्यादा हैं। घर का हर ओकेजन हो, हर फंक्शन हो, वो इनके बिना अधूरा है। हम लोग इसी तरह बात करते हैं। आज विनोद भाई के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो विनोद भाई के साथ मुझे जीवन में मिला। थोड़े ही दिन के लिए सही, परंतु निश्चल, आदर्श, संस्कार, धैर्य एवं साहस वाला मार्गदर्शन मुझे मिला। मैं विनोद भाई को अपना दोस्त कम एवं अभिभावक ज़्यादा समझता था।
एवं कभी ऐसा लगा नहीं कि हमसे दूर है। हमेशा उनकी नेक दिली, संस्कार, उनका आदर्श जीवन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। विनोद भाई के बारे में कुछ भी बोलना बहुत कम होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक डिक्शनरी थे। राधे राधे। उनके चरणों में पूरा स्वर्ग बसता है और माँ बाप की सेवा से बड़ी कोई सेवा इस दुनिया में नहीं है। दिस सॉन्ग डेडिकेटेड टू श्री विनोद जी, उनके सभी बच्चों की ओर से ये प्यारा भजन प्रस्तुत करे जाते हैं उनके स्मृति में। माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना, है तुझ पर उनके इस बात ना भूलना। माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना, माँ बाप को वंदना। साथ चले हैं जब भी जितनी चीजें मांगी देकर फर्ज निभाया है। हर जिद अपने जितने तुझसे जब भी जितनी चीजें मांगी भरी होगी
कर हम लोग के बीच में आ जाऊं। आंखें बिल्कुल भरी भरी, चेहरा जैसे लग रहा है बिल्कुल बोल रहा है। और मैं आई हूँ, मुझे किसी की भी आंख ऐसी नहीं लग रही है जो नम नहीं है, और यह नमी अपने आप उनके श्रद्धा में, उनकी श्रद्धांजलि में अपने आप ही आंख नम हो गई है। उनकी उपस्थिति ही, कहीं भी वो जाते थे तो उनकी उपस्थिति सब में एक ऊर्जा भर देती थी। कोई भी अच्छे क्षण चाहे बुरे क्षण आए तो अच्छे क्षण को और अच्छा क्षण बनाना उनका काम था। और यदि हम किसी मुसीबत में हैं तो हमेशा वो यही कहते थे कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करते हो। तो ऐसी शख्सियत के लिए मन में यह मानने को तैयार ही नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि भगवान, मेरी तो एक ही सखी है किरण, ऐसे कहने को अनेक हैं, किंतु जिनसे अपने मन की बातें करती हूँ वो है किरण, और उसे इस आधे अधूरे स्वरूप में देखने का मन नहीं करता है। दिल से कामना करती हूँ भगवान उसमें पूरी शक्ति दे, उनके पूरे परिवार को शक्ति दे, और हम सबको भी शक्ति दे, और उनकी यादों, मधुर यादें हमेशा हमारे बीच में यूँ ही बनी रहें। और बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो चीज़ हमेशा, जो अमिट छाप छोटा हुआ अपने हृदय में छुटा हुआ है, वो क्या कभी छूटेगा, कभी नहीं। मैं पुनः अपने पूरे मन से, पूरे अंतरात्मा से विनोद भैया को याद कर रही हूँ, और भगवान सबको शक्ति दे इन दुखी क्षणों को भूलने की। दुनिया में सब जाते हैं, मौत तो जब इस दुनिया में आए हैं तो सब जाएंगे ही, मगर वो इस प्रकार गए कि पूरे उनके जितने भी परिचित थे सबको लगता है एक क्षण के लिए जैसे किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। और सच कहूँ तो पूरा 1 साल हो गया है, आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि विनोद भैया हमारे बीच नहीं है। न हमने उनका शरीर देखा, न हमने उन्हें कभी बीमार देखा, तो हम क्यों स्वीकार करें कि वो इस दुनिया में नहीं है। किंतु जो होनी है सबके सामने है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इस दुनिया में नहीं है, अब सिर्फ उनकी यादें हमारे बीच में है। ओम शांति। थैंक यू मीना जी। अब आखिरी में बस दुदानी जी जो हैं वो 2 शब्द कहना चाहते हैं पापा के बारे में, तो मैं उनको बोलूँगा एक बार स्टेज पर। सर, विनोद जी के बारे में मेरी बोलने की बहुत इच्छा हुई, और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 शब्द उनके लिए बोलूँगा। बोलने की एक बहुत बड़ी वजह है। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं 2005 में जमशेदपुर डीटीओ के पद पे पदस्थापित था, और जुगसलाई थाना के सामने में मैं किसी ड्यूटी पे था। जुगसलाई की तरफ से गाड़ी में बीना दीदी, महेश खिरवाल जी, विनोद जी एक साथ गाड़ी में आ रहे थे। मेरे को देख करके महेश जी ने गाड़ी रोकी और मेरा परिचय उन्होंने विनोद जी से करवाया। तो मेरा पहला परिचय जो विनोद जी से हुआ वो जुगसलाई थाने के सामने में हुआ। उसके बाद हम लोगों की निरंतर मुलाकात होती थी, बातें होती थी, और 34 साल के सर्विस कैरियर में मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ। समाज सेवा जो लोग करते हैं उन लोगों से तो ज़्यादा मिलता ही था, वो लोग मिलते ही थे। लेकिन विनोद जी की जो शख्सियत थी और उनकी जो सबसे खास बात थी, जिसके कारण मेरे दिल में आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, वो शख्सियत निस्वार्थ सेवा। मुझे लगता है कि मैंने शायद सैकड़ों हजारों समाज के लिए काम करने वाले लोगों से मिला हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, लेकिन कहीं से न कहीं से सबके मन में कुछ न कुछ इच्छाएं रहती हैं। या तो पद की इच्छा होती है, या नाम की इच्छा होती है, या फिर कुछ पाने की इच्छा होती है। लेकिन विनोद जी एक ऐसे शख्स थे जो समाज के लिए काम बिल्कुल निस्वार्थ, न उन्हें पद की कामना थी,
ना हमने कभी उनको फोटो छपवाने की इच्छा उनके अंदर देखी, ना उनका कोई निजी स्वार्थ कभी रहा। जो भी काम, जितना भी मैं जानता था, जो भी काम वो करते थे, खास करके जो शमशान घाट का और जो उन्होंने काम टेकअप किया था, उसके बारे में मेरे से कई बार उनकी चर्चा होती थी, कई बार डिस्कशन हुआ था, कुछ सजेशन उनको लेने होते थे तो मेरे से बात करते थे वो। तो उस समय मैंने महसूस किया था कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी 100% इसको कह सकते हैं कि निस्वार्थ काम समाज के लिए कर रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि मेरे दिल में आज भी है, हमेशा रहेंगे। और सभी को, हम लोगों को काफ़ी धक्का लगा उनके जाने से। असमय जाना तो सबको है, लेकिन असमय चले गए छोड़ के, सभी को काफ़ी धक्का लगा है। और व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा उनको याद करता हूँ और उनकी कमी भी महसूस करता हूँ। इसी के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थैंक यू। ये आखिरी भजन है श्री विनोद जी की स्मृति पर। बहुत सारी प्रार्थना करनी है। Krishna